गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीवन बीमा के क्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीवन बीमा में एडवाइजर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। इसके लिए 18 साल या उससे ऊपर एज होनी चाहिए। अगर 5,000 से कम आबादी या ग्रामीण क्षेत्र से है तो हाई स्कूल और अधिक में इंटर पास होना चाहिए, या ग्रामीण क्षेत्र में है तो हाई स्कूल पास होना चाहिए, और शहरी क्षेत्र से है अगर तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसके बाद उसे 50 घंटे की ट्रेनिंग ली हुई होनी चाहिए। IC38 की, और एक IRDA एग्जाम कंडक्ट करता है, उसमें उसे पास होना चाहिए। इस एग्जाम में पास होने के लिए 50 में से कम 17 नंबर लाने जरूरी है, और समय 1 घंटे का होता है, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसलिए आपको पूरे 50 में से 50 प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बीमा होता क्या है। अगर किसी भी साधारण आदमी को बताना हो बीमा क्या होता है, तो बीमा शब्द बना है बीइंग से। बीम क्या करती है? बीम किसी भी मकान की छत को गिरने से बचाती है। तो जो काम एक बीम जो है वो एक मकान में करती है, वही जो है बीमा किसी भी आदमी के जीवन में करता है। बीमे की जरूरत क्यों है? देखिए, जब आप अपने घर से निकलते थे पहले, तो आपके पेरेंट्स आपको समझाते थे कि आप जो है वो 2 जगह पे पैसा रख के चलिए, कि अगर जेब कट जाए तो आप दोबारा घर पहुंच सकें। तो बीमा जो है वो बहुत ही पुराना है, मगर जो आजकल बीमा का व्यवसाय है वो आज से 2000-3000 साल पहले शुरू हुआ था। कैसे शुरू हुआ था ये हम जानने की कोशिश करेंगे आगे चल के। पहले कुछ परिभाषाओं के बारे में हम समझ लें। बीमा क्या होता है? बीमा विशेष घटनाओं से होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति या भरपाई करता है, या दूसरे शब्दों में बीमे में बीमित के जोखिम का हस्तांतरण बीमा करता या इंश्योरर को किया जाता है, और इंश्योरर इसके लिए कंसिडरेशन या प्रतिफल के रूप में प्रीमियम लेता है। ठीक है। इसके बाद फिर पेरिल या खतरा क्या होता है? किसी भी घटना या दुर्घटना जिससे आर्थिक क्षति हो उसे पेरिल या खतरा कहा जाता है। जोखिम क्या होता है? जोखिम उस आर्थिक क्षति की संभावना को कहते हैं जो हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब अनिश्चित होती है, अनसर्टेन होती है। इसके बाद फिर एसेट्स या आस्ति क्या होता है? एसेट या आस्ति किसी भी आदमी का मकान, दुकान, गाड़ी, पैसा, ये एसेट्स होते हैं। तो एसेट वो होते हैं जिसका कुछ ना कुछ आर्थिक मूल्य हो।
जिसका कोई ना कोई स्वामी या मालिक हो। ठीक है, एसेट या आस्ति के ना रहने से आर्थिक क्षति हो या उसको नुकसान पहुंच जाए तो जो उसका मालिक है उसको आर्थिक क्षति हो और वो प्रचुर मात्रा में ना हो या अबंडेंस में ना हो। ठीक है, चलिए अब बीमे के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको समय में थोड़ा पीछे ले चलता हूं। हम ऐसे समय में चलते हैं जब हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था और लोग जो है वो समुद्री यात्राओं से ही एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे या खुद आते जाते थे। देखिए, बीमे के बारे में मैं आपको सब बातें जो हैं वो 10 या 15 मिनट में ही समझा दूंगा और उसी को हम लोग आगे चल के धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। चलिए, जो जहाज समुद्री यात्रा पे निकलते थे उनको 2 तरीके के खतरे या पेरिल का सामना करना पड़ता था। पेरिल या खतरा क्या होता है, अभी हम लोगों ने सीखा है। जो आर्थिक क्षति का कारण बने। पेरिल या खतरे 2 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल या प्राकृतिक और दूसरा मानव जन्य या मैन मेड। इसका अभी के समय में बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल है। सुनामी आई थी तो जापान और चीन, सुनामी खतरा प्राकृतिक है ना, उससे जो है वो उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो समुद्र में, वो पानी में बह गया, तो ये जो है ये मैन मेड खतरा। तो इन जहाजों को जो खतरे होते थे वो क्या थे, प्राकृतिक खतरा था, समुद्री तूफान आ गया, समुद्री तूफान आने से जो है उनके पाल टूट जाते थे, नाविक लोग जो है समुद्र में बह जाते थे, माल के अंदर पानी चला जाता था और इससे जो है इससे उन्हें आर्थिक क्षति पहुंचती या फाइनेंशियल लॉस होता था। आर्थिक क्षति होती थी या फाइनेंशियल लॉस होता था। अब मान लिया ये 4 जहाज हैं समुद्री यात्रा में निकले, तो कोई बता सकता है इनमें से कौन सा जहाज जो है वो तूफान में फंसेगा या कौन सा जहाज लूटा जाएगा? नहीं बता सकता। कहने का मतलब अनिश्चित है। मगर इन चारों जहाजों को समुद्री यात्रा करते समय इन खतरों के कारण आर्थिक क्षति की संभावना है, जो हम लोगों ने अभी जाना है उसे कहते हैं जोखिम या रिस्क। तो रिस्क क्या है? रिस्क पर उस आर्थिक क्षति की संभावना कहते हैं जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, देखिए ये समुद्री तूफान तो कभी कभी आते थे, मगर यूरोप में या लंदन में जहाज जो है वो रोज ही लूटे जाते थे। समुद्री लुटेरे जो हैं वो बंदरगाह से ही खबर भेज देते थे, तो लुटेरे जो है जहाजों में चढ़ जाते थे,
नामिकों को मारते पीटते थे और जितना सामान था वो लेके 9-11 हो जाते थे। तो इस चिंता से ग्रस्त 20 व्यापारी इस लॉयड कॉफी हाउस में एक साथ इकट्ठा हुए। इस पे 1 नंबर का आपका सवाल पूछा जाएगा, आधुनिक बीमा व्यवसाय की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आधुनिक बीमा व्यवसाय की शुरुआत लॉयड कॉफी हाउस से हुई। ये अभी भी लंदन में है और यहाँ पे घंटा लगा हुआ है। तो कभी भी कोई तूफान का खतरा होता है तो इससे जो है वो बंदरगाह के लोगों को ऑन कर देते हैं। लॉयड कॉफी हाउस। तो इस लॉयड कॉफी हाउस में 20 व्यापारी इकट्ठा हुए और वो कॉफी पीते पीते सोचने लगे कि जो रोज उनके जहाज लूटे जाते हैं तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं। ठीक है, अब इन 20 व्यापारियों ने बैठ के कॉफी पीते रहे और सोचते रहे। तब उनके दिमाग का बल्ब जला और उन्होंने ये सोचा कि भाई हम 20 व्यापारी हैं, हमारे जो है जहाज समुद्री यात्रा पे रोज निकलते हैं और हम में से किसी को भी ये नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये पता करें कि एक व्यापारी का अगर जहाज लूटा जाता है या समुद्री तूफान में फंसता है तो कितना नुकसान होता है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया और माना कि एक व्यापारी को 1 लाख रुपए का नुकसान होता है अगर उसका जहाज लूटा जाए या समुद्री तूफान में फंसे। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए की आर्थिक क्षति इन 20 व्यापारियों में से किसी को भी हो सकती है। और साथ ही साथ कहने का मतलब है कि इस 1 लाख रुपए की आर्थिक क्षति का जोखिम जो है वो इन सब लोगों के बीच में बराबर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि जो सोचा कि अगर हर एक आदमी 5-5 हजार रुपया देगा तो 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा, 20-500। ठीक है, और ये 1 लाख रुपया जिसका भी नुकसान होगा उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है ये एक तरीके से सहभागिता से या म्यूचुअलिटी से एक फंड बनाया। ठीक है, अब इसमें एक सवाल, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक गांव है जिसमें 400 मकान हैं और मुखिया ने ये देखा कि गांव में इन 400 मकानों में से 4 मकान जो हैं वो हर साल जल जाते हैं। कैसे? गांव में जो है वो लू चलती है, अंदर चलते हैं तो उससे कभी कभी आग लग जाती है और उससे जो है उससे ये 4 मकान जल जाते थे। तो मान लिया एक मकान की कीमत 20,000 रुपए है तो गांव वालों को कितना नुकसान हुआ? 80,000 रुपए का नुकसान हुआ। अब ये 4 मकान 400 में से कोई भी हो सकता है। मकान नंबर 110 हो सकता है, मकान नंबर 203 हो सकता है, मकान नंबर 320 हो सकता है। कहने का मतलब है कि जोखिम सबका बराबर है। तो मुखिया जो है अगर टैक्स के रूप में या अंशदान के रूप में इनमें से 400 में लोगों से चंदा इकट्ठा करे तो कितना हर एक आदमी से ले। अगर वो 200 रुपए हर एक आदमी से ले तो उसके पास जो है वो 80,000 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे और जिससे जो है ये 4 लोगों का जो मकान जला है उसकी वो क्षतिपूर्ति या भरपाई कर देगा। तो बीमे में क्या होता है, बीमे में बहुत सारे लोगों द्वारा कुछ लोगों की हानि की
क्षतिपूर्ति या भरपाई करी जाती है। ठीक है। अब फिर आते हैं वापस लाइट कॉफी हाउस की तरफ। ये जो सिस्टम चला, लोगों ने 20 व्यापारियों ने म्यूचुअलिटी या पारस्परिकता से जो फंड इकट्ठा किया, उससे जो भी आर्थिक क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति या इंडेमनिटी कर दी। चलिए दोस्तों, थोड़ा जीवन बीमा के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विश्व की सर्वप्रथम बीमा कंपनी 1706 में एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल एश्योरेंस लंदन में शुरू करी गई। वहीं भारत में पहली विदेशी जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बंबई में शुरू करी गई और सबसे पुरानी बीमा कंपनी जो अभी भी काम कर रही है 1906 में स्टैब्लिश हुई थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। भारत में पहला बीमा अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लाया गया था 1912 में। इसको जीवन बीमा कंपनी अधिनियम कहते हैं। बीमा अधिनियम जो अब भी चल रहा है वो 1938 में लाया गया था। इसके बाद फिर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को करी गई और नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण 1972 में जिबना के अंतर्गत जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट के अंतर्गत किया गया। इसके बाद फिर बीमा में के ऊपर सरकार का ध्यान कम था, मगर उसने जो है इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए मल्होत्रा समिति का गठन 1993 में किया। इसके अध्यक्ष थे मिस्टर RN मल्होत्रा। ये सवाल पूछा जाता है, या रघुनंदन मल्होत्रा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1994 में दी, जिसमें ये कहा गया कि जितना बीमा होना चाहिए उसका 20% से भी कम बीमा हो रहा है, इसलिए इसका प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। और जैसे रिजर्व बैंक बैंकिंग के ऊपर अंकुश रखती है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अंकुश रखती है, उसी तरीके से इसके ऊपर भी कोई ना कोई अंकुश रखने वाली अथॉरिटी होनी चाहिए। इसके लिए 1997 में सबसे पहले IRA या इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना करी गई और बाद में 1999 में IRDA एक्ट लाया गया और जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल सन 2000 से IRDA ने फंक्शन करना शुरू करा या उसकी स्थापना करी गई। 2014 में IRDA का नाम बदलकर IRDAI कर दिया गया। IRDAI का मतलब है इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। चलिए दोस्तों, थोड़ा जोखिम के बारे में बात करें। जोखिम से 2 तरीके के बोझ होते हैं। जोखिम का प्राथमिक बोझ, ये नापा जा सकता है कितना नुकसान हुआ है। मान लिया किसी कारखाने में कोई माल है, कितने का माल है ये मालूम होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति उसी के हिसाब से करी जा सकती है। और जोखिम का द्वितीयक बोझ, ये जो है ये नापा नहीं जा सकता है। कितना नुकसान, कितना बोझा एक आदमी के ऊपर पड़ता है द्वितीयक बोझ में, ये जो है इसका मापन नहीं हो सकता है। जैसे
मानसिक तनाव, अगर ये घटना हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अनिश्चितता और मेंटल टेंशन जो स्वास्थ्य को भी असर करता है, ये जोखिम का दूसरा बोझ है। और ये सोच के आदमी कि अगर ये नुकसान हो जाएगा तो वो क्या करेगा, मान लिया किसी कारखाने में किसी मशीन का चलना जो है वो बहुत जरूरी है, और अगर वो बिगड़ जाती है तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, उसको बनवाने के लिए अलग रिजर्व पैसा रखना पड़ता है ना, हानि के लिए प्रारक्षित निधि अलग रखना, ये जो है ये जोखिम का द्वितीय बोझ होता है, ये भी अनिश्चित होता है। बीमा जो है वो जोखिम के इन दोनों बोझों को हल्का करता है। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी चोरी हो गई तो जितनी कीमत की गाड़ी है वो जो है वो बीमा कंपनी पे करती है, देती है। मानसिक तनाव से भी मुक्ति करती है, और आपको रिजर्व भी नहीं बना के रखने पड़ते हैं कि अगर ये नुकसान होता है तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, क्योंकि बीमा कंपनी हानि के ऊपर उतना भुगतान करती है। इसके बाद फिर फाइनेंसिंग ऑफ रिस्क या जोखिम का वित्तीयन कैसे किया जाए। जोखिम का वित्तीयन दो तरीके से करा जाता है, स्वबीमा या सेल्फ इंश्योरेंस, या जोखिम का प्रतिधारण या रिटेंशन ऑफ रिस्क। इंडियन रेलवे है, जैसे इंडियन रेलवे के पास इतना पैसा है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो खुद जो है मरने वालों को अपनी तरफ से, अब जरूर जो है वो टिकट के ऊपर बीमा होने लगा है, नहीं तो सक्षम है, या बड़े बड़े घराने के लोग हैं या खेती बाड़ी वाले प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि उनके ना रहने पे जो है वो उनके घर वालों को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो अपने जोखिम का प्रतिधारण कर सकते हैं। इसे स्वबीमा या सेल्फ इंश्योरेंस कहा जाता है। और दूसरा मेरी लाइफ में रिस्क है, वो जो है वो मैं किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता हूँ या उसको हस्तांतरित कर देता हूँ, तो इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ रिस्क या जोखिम का हस्तांतरण। ये जो है ये बीमा के अंतर्गत होता है। मेरी लाइफ में रिस्क है, वो जो है वो मैंने बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद फिर एक नंबर का सवाल आता है कभी कभी, बीमा बनाम आश्वासन या इंश्योरेंस वर्सेस एश्योरेंस। तो देखिए, इंश्योरेंस जो होता है ये जनरल इंश्योरेंस या साधारण बीमा कहते हैं, जबकि एश्योरेंस जो है ये जीवन बीमा होता है। इंश्योरेंस किसका किया जाता है, इंश्योरेंस उन घटनाओं का किया जाता है जो अनिश्चित हो, जिनका होना जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपकी गाड़ी जो है वो चोरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसके लिए जनरल इंश्योरेंस या साधारण बीमा होता है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस जो है ये आश्वासन है, और ये उन घटनाओं का किया जाता है जो निश्चित है। जैसे मृत्यु जो है, मृत्यु निश्चित है, मगर बीमा किसका होता है, मृत्यु का समय का। मृत्यु का समय अनिश्चित है ना। और जनरल इंश्योरेंस में अगर घटना होती है तो ही पैसा मिलता है, जबकि एश्योरेंस में अगर घटना हो तो पैसा मिलता है, और अगर ना घटना हो तो मैच्योरिटी में उतना ही पैसा जो है बीमा कंपनी इंश्योर को दे सकती है। इसके बाद फिर जोखिम दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कितना बड़ा है या कितना कम जोखिम है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या है, दोस्तों अब हम बीमे का एज इंस्ट्रूमेंट कैसे जोखिम या रिस्क मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जोखिम जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली है संभावना या प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी।
देखिए हम लोग देखते हैं रोड एक्सीडेंट जो है वो रोज होते हैं, है ना। और रोड एक्सीडेंट में क्या होता है, रोड एक्सीडेंट में हाथ पैर टूटते हैं या गाड़ी थोड़ी बहुत डैमेज होती है। कहने का मतलब है प्रभाव बहुत कम होता है। उसकी जगह दुनिया में एक दिन में सैकड़ों हवाई जहाज इधर से उधर जाते हैं या ट्रेनें चलती हैं। अगर इनका एक्सीडेंट हो जाए, कोई प्लेन क्रैश हो जाए या ट्रेन जो है वो डिरेल हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो बीमा पहले किसका करवाना चाहिए, जिसकी संभावना कम हो मगर प्रभाव अधिक हो। जीवन बीमा बेचने में ये बात आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि मृत्यु की संभावना कितनी है, मृत्यु की संभावना सिर्फ एक बार है। आदमी सिर्फ एक बार ही मरता है, मगर उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है, समाज के ऊपर पड़ता है और देश और दुनिया के ऊपर भी पड़ता है। तो इसलिए पहले बीमा उसका करना चाहिए जिसकी संभावना कम हो और प्रभाव अधिक हो। इसीलिए जीवन बीमा जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बाद बीमा लेने के पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़े के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम मोल नहीं लेना चाहिए। देखिए, अपनी गाड़ी और अपनी मोटरसाइकिल का बीमा सब कराते हैं और ये एक तरीके से जरूरी भी है, ठीक है। तो थोड़े के लिए बहुत जोखिम मोल ना ले। साइकिल का कोई बीमा नहीं कराता है। अगर साइकिल चोरी भी हो जाती है तो लड़का कहता है अच्छा हुआ पिताजी हमको मोटरसाइकिल दिलाएंगे। इसके बाद समझ से ज़्यादा जोखिम मोल ना ले। बीमा उतने का ही करवाएं जितने का प्रीमियम आप रेगुलरली दे सकें या सक्षम हो। नहीं तो बीच में अगर आप नहीं दे पाएंगे प्रीमियम तो वो पॉलिसी वैसे भी बंद हो जाएगी और आपके सारे लाभ समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद फिर जोखिम के संभावित परिणामों के बारे में भली बात ही सोच लें। तो जीवन बीमा का जहाँ तक महत्व है तो संभावित परिणाम जो है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन जो है उसमें मैंने दे दिए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा इस चैप्टर से 2 या 3 सवाल अवश्य आएंगे। उसमें एक है व्यावसायिक बीमा की शुरुआत लॉयड कॉफ़ी हाउस से हुई थी। दूसरा, बीमे में बहुत सारे लोगों द्वारा कुछ लोगों की हानि की क्षतिपूर्ति करी जाती है। तीसरा 200 रुपये वाला है। चौथा, आपके इतिहास में कुछ भी पूछा जा सकता है। पांचवा, जोखिम का प्राथमिक बोझ और द्वितीयक बोझ में आ सकता है। द्वितीयक बोझ क्या होता है, संभावित हानि के लिए प्रारक्षित निधि को सुरक्षित रखना। इसके अलावा IRDA के ऊपर आपका सवाल जरूर पूछा जाएगा। LIC की कब स्थापना हुई थी या बीमे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। सारे मेन पॉइंट्स जो है वो आपके मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं इस PDF। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम लोग दूसरे चैप्टर में आपसे फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। मन से पढ़िए और अच्छे अभिकर्ता बनिए।